वेलकम एवरीबॉडी। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माय सक्सेस गुरु में अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12वीं के इतिहास सब्जेक्ट के मॉडल प्रैक्टिस पेपर के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं, जो बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पर आधारित है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें वो अपनी नोटबुक में इन प्रश्नों को लिखें। लेट्स स्टार्ट मॉडल प्रैक्टिस पेपर नंबर 1। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा का समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है और इसका पूर्णांक 80 अंक का होता है। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश। पहला, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र का नामांक अनिवार्यतः लिखें। दूसरा, सभी प्रश्न का हल करना अनिवार्य है। तीसरा, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। चौथा, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। पांचवा, प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। इतिहास का पेपर 5 खंडों अ, ब, स, द, य में विभक्त होता है। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न, रिक्त स्थान वाले प्रश्न व अति लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न बहुविकल्पीय होता है। इन प्रश्नों को 4 विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। कुल 12 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। पहला प्रश्न, मोहनजोदड़ो की सबसे विस्तृत इमारत कौन सी है? इसका सही आंसर है अन्नागार। मोहनजोदड़ो की सबसे विस्तृत इमारत अन्नागार है। दूसरा प्रश्न, महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की परियोजना किसके नेतृत्व में शुरू हुई? इसका सही आंसर है B.S. सुकथांकर। महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की परियोजना B.S. सुकथांकर के नेतृत्व में शुरू हुई। अगला प्रश्न, अलवार किस मत से संबंधित थे? इसका सही आंसर है वैष्णव मत से। अलवार वैष्णव मत से संबंधित संत थे। अगला प्रश्न, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? इसका सही आंसर है जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला प्रश्न, विजयनगर ने तालीकोटा का युद्ध अपने किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लड़ा? इसका सही आंसर है राम राय। विजयनगर ने तालीकोटा का युद्ध अपने प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में लड़ा था। अगला प्रश्न, अमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किस शासक ने लिखा? इसका सही आंसर है कृष्णदेव राय। अमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ कृष्णदेव राय ने लिखा था। अगला प्रश्न, मुगल काल में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर है मुकद्दम। मुगल काल में गांव के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता था। अगला प्रश्न, हुमायूं के रचनाकार कौन थे? इसका सही आंसर है गुलबदन बेगम। हुमायूं की रचनाकार गुलबदन बेगम थी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शहर की सैनिक छावनी से 1857 ईस्वी का विद्रोह प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर है मेरठ। मेरठ शहर की सैनिक छावनी से 1857 ईस्वी का विद्रोह प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह गीत किसने लिखा था? इसका सही आंसर है मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा यह गीत लिखा था। अगला प्रश्न, हमारा संविधान कब अस्तित्व में आया? इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950 को। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न, भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान लागू हुए? इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को। भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे। दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल डैश डैश है। इसका सही आंसर है ब्राह्मी लिपि। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि है। अगला प्रश्न, 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में कर्नाटक राज्य में एक नवीन शैव आंदोलन आरंभ हुआ जिसे डैश डैश कहा जाता है। इसका सही आंसर है वीर शैव मत। 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में कर्नाटक राज्य में एक नवीन शैव आंदोलन आरंभ हुआ था जिसे वीर शैव मत कहा जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न, स्थापत्य कला की
इंडो सार्वजनिक शैली की प्रमुख इमारत डैश डैश है जो मुंबई में स्थित है? इसका सही आंसर है गेटवे ऑफ इंडिया। स्थापत्य कला की इंडो सार्वजनिक शैली की प्रमुख इमारत गेटवे ऑफ इंडिया है जो मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न, चरखे के साथ डैश डैश भारतीय राष्ट्रवाद की सर्वाधिक स्थायी पहचान बन गए? इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। चरखे के साथ महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रवाद की सर्वाधिक स्थायी पहचान बन गए। अगला प्रश्न, डैश डैश का उद्देश्य वैदिक ज्ञान का पुनरुत्थान कर उसको विज्ञान की आधुनिक शिक्षा से जोड़ना था। इसका सही आंसर है आर्य समाज। आर्य समाज का उद्देश्य वैदिक ज्ञान का पुनरुत्थान कर उसको विज्ञान की आधुनिक शिक्षा से जोड़ना था। तीसरा प्रश्न, अति लघुतरात्मक प्रश्न। यह प्रश्न 1 अंक का होता है। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में दीजिए। पहला, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगर नियोजन की उन 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जो स्वच्छता के लिए आज भी प्रासंगिक है। उत्तर, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगर नियोजन की विशेषताएं। पहला, सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति जाल नुमा में बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। दूसरा, नालियां ईंटों या पत्थरों से ढकी होती थी। अगला प्रश्न, किस राजवंश में राजाओं के नाम से पूर्व माताओं का नाम लिखा जाता था? सातवाहन राजवंश में राजाओं के नाम से पूर्व माताओं का नाम लिखा जाता था। अगला प्रश्न, मनुस्मृति से आप क्या समझते हैं? इसकी रचना कब हुई? मनुस्मृति धर्मशास्त्रों एवं धर्मसूत्रों में सबसे बड़ा ग्रंथ है जिसका संकलन लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न, आरंभिक समाज में शास्त्रों के अनुसार राजा कौन हो सकते थे? क्षत्रिय वर्ग के लोग आरंभिक समाज में शास्त्रों के अनुसार राजा हो सकते थे। अगला प्रश्न, फ्रांसवा बर्नियर कौन था? फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस का एक चिकित्सक, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक एवं इतिहासकार था। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। अगला प्रश्न, किस सूफी संत की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं? सूफी संत बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में घोड़ों के व्यापारियों के स्थानीय समूह को क्या कहा जाता था? इसका उत्तर है विजयनगर साम्राज्य में घोड़ों के व्यापारियों के स्थानीय समूह को कुदिरई चट्टी कहा जाता था। अगला प्रश्न, अबुल फजल के अनुसार मुगल बादशाह प्रजा के किन किन सत्वों की रक्षा करते थे? इसका आंसर है अबुल फजल के अनुसार मुगल बादशाह प्रजा के जीवन, धन, सम्मान और विश्वास, इन 4 सत्वों की रक्षा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट विलियम नामक प्रसिद्ध किला कहाँ स्थित है? इसका आंसर है कलकत्ता में। फोर्ट विलियम नामक प्रसिद्ध किला कलकत्ता में स्थित है। अगला प्रश्न, आर्य समाज का मुख्य नारा क्या था? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आर्य समाज का मुख्य नारा वेदों की ओर लौटो था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत किस वर्ष प्रांतीय संसदों के चुनाव हुए थे? इसका आंसर है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 1937 ईस्वी में प्रांतीय संसदों के चुनाव हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस राजनेता ने दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचिकाओं की मांग की थी? इसका आंसर है राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचिकाओं की मांग की थी। अगला प्रश्न, नवजात भारतीय राष्ट्र के समक्ष आई किन्हीं 2 समस्याओं को बताइए। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, नवजात भारतीयों के राष्ट्र के समक्ष आई प्रमुख समस्याएं इस प्रकार हैं। पहला, शरणार्थियों की समस्या। दूसरा, देशी रियासतों की समस्या। खंड ब, लघुतरात्मक प्रश्न। इन प्रश्नों की उत्तर शब्द सीमा लगभग 50 शब्द होती है। प्रश्न नंबर 4 से लेकर के 16 तक लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। प्रश्न नंबर 4, अंतर्विवाह एवं बहिर्विवाह में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं। यह समूह एक गोत्र, एक कुल, एक जाति अथवा एक ही स्थान पर बसने वाले लोगों का हो सकता है, जबकि बहिर्विवाह से आशय गोत्र से बाहर वैवाहिक संबंध स्थापित करने से है। अगला प्रश्न, हीनयान क्या है? हीनयान यह बौद्ध धर्म की वह शाखा है
जिसके अनुयायी न तो देवताओं में विश्वास करते थे और न ही बुद्ध को देवता मानते थे। वे बुद्ध को मनुष्य मानते थे जिन्होंने व्यक्ति प्रयास से प्रबोधन व निर्माण प्राप्त किया था। छठा प्रश्न, पुरातत्ववेत्ता H.H. कॉल प्राचीन कलाकृतियों के बारे में क्या सोचते थे? पुरातत्ववेत्ता H.H. कॉल प्राचीन कलाकृतियों को उठा ले जाने के विरुद्ध थे। वे इस लूट को आत्मघाती मानते थे। उनका मानना था कि संग्रहालय में मूर्तियों की प्लास्टर कलाकृति रखी जानी चाहिए, जबकि असली कृतियां खोज के स्थान पर ही रखी जानी चाहिए। अगला प्रश्न, बौद्ध संघ की संचालन पद्धति को बताइए। बौद्ध संघ की संचालन पद्धति गणों एवं संघों की परंपरा पर आधारित थी, जिसके तहत लोग किसी निर्णय पर बातचीत के माध्यम से एक मत होने का प्रयास करते थे। यदि ऐसा संभव नहीं हो पाता तो मतदान द्वारा निर्णय किया जाता था। अगला प्रश्न, फ्रांसवा बर्नियर द्वारा प्रस्तुत ग्रामीण समाज का चित्रण सच्चाई से बहुत दूर था। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, फ्रांसवा बर्नियर द्वारा प्रस्तुत ग्रामीण समाज का चित्रण सच्चाई से बहुत दूर था। वास्तव में 16वीं व 17वीं शताब्दी में ग्रामीण समाज में बड़े पैमाने पर सामाजिक व आर्थिक विभेद पाया जाता था। एक ओर बड़े जमींदार थे तो दूसरी ओर अस्पृश्य भूमिहीन श्रमिक थे। इन दोनों के बीच बड़े किसान थे जो किराए के श्रम का उपयोग करते थे और उत्पादन में जुटे रहते थे। कुछ छोटे किसान भी थे जो बड़ी मुश्किल से अपने जीवन व्यापन लायक उत्पादन कर पाते थे। अगला प्रश्न, इब्न बतूता भारत की डाक प्रणाली की कार्यकुशलता देख करके क्यों चकित हुआ? उल्लेख कीजिए। इब्न बतूता भारत की डाक प्रणाली की कार्यकुशलता देख करके इसलिए चकित हुआ क्योंकि भारत की डाक प्रणाली इतनी अधिक कुशल थी कि जहां सिंध से दिल्ली तक की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वहीं सुल्तान तक गुप्तचरों की खबर मात्र 5 दिनों में ही पहुंच जाती थी। इसके अतिरिक्त इससे व्यापारियों के लिए न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजी जा सकती थी, बल्कि अल्प सूचना पर माल भी भेजा जा सकता था। 10वां प्रश्न, आपके विचार में कृषि क्षेत्रों को किलेबंद भूभाग में क्यों रखा जाता था? कृषि क्षेत्रों को किलेबंद भूभाग में रखने के निम्न कारण थे। पहला, मध्यकाल में कृषि क्षेत्रों को किलेबंद भूभागों में रखे जाने का मुख्य उद्देश्य शत्रु सेना को खाद्य सामग्री से वंचित कर समर्पण के लिए बाध्य करना होता था। दूसरा, ये किलेबंदियां कई महीनों से लेकर कई वर्षों तक चल सकती थी। अतः ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए शासक प्रायः किलेबंद क्षेत्रों के भीतर ही विशाल अन्नागारों का निर्माण कर लेते थे। अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य में जमींदार किन्हें कहा जाता था? इनकी सामाजिक स्थिति क्या थी? मुगल काल में भूमि के स्वामित्व के कारण जमींदार वर्ग विशेष रूप से समृद्ध होता था। जमींदारों के अपने किले, सैनिक टुकड़ियां होती थी। राज्य के प्रतिनिधि के रूप में इन्हें कर वसूल करने का अधिकार भी प्राप्त था। गांवों की सामाजिक स्थिति में जमींदार सबसे शीर्ष पर होते थे। जमींदारी बहुधा वंश पर पैतृक रूप से आधारित होती थी। जमींदारी हासिल करने के कुछ अन्य तरीके भी थे, जैसे युद्ध, राज्य के आदेश से जंगल साफ कर नई बस्तियां बसाना या जमींदारियां खरीद कर आदि। अगला प्रश्न, खुद कास्ट और पाही कास्ट कौन थे? मुगल काल में किसानों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया था, जिन्हें खुद कास्ट और पाही कास्ट के नाम से जाना जाता था। पहला, खुद कास्ट। इस प्रकार के किसान उन्हीं गांवों में रहते थे जहां पर उनकी स्वयं की जमीन होती थी। दूसरा, पाही कास्ट। मुगल काल में पाही कास्ट वे किसान होते थे जो दूसरे गांवों से ठेके पर खेती करने आते थे। कुछ लोग अपनी मर्जी से पाही कास्ट बनते थे। प्रायः यह तभी होता था जब करों की शर्तें किसी दूसरे गांव में अधिक लाभदायक होती थी। कुछ किसान अकाल, भूखमरी तथा आर्थिक समस्याओं के आने के बाद ही दूसरे गांव जाते थे। अगला प्रश्न, मुगल काल में न्याय के विचार को व्यक्त करने का सबसे अच्छा प्रतीक क्या था? मुगल काल में न्याय के विचार को सर्वोत्तम सद्गुण माना गया। इस काल में न्याय के विचार को व्यक्त करने का सबसे अच्छा प्रतीक एक दूसरे के साथ चिपक कर शांतिपूर्वक बैठे हुए शेर और बकरी अथवा गाय थे। इसका उद्देश्य राज्य को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में दर्शाना था जहां दुर्बल एवं सबल सभी प्रेम पूर्वक रह सकते थे।
14वां प्रश्न, इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए राजकीय प्रतिवेदनों के प्रयोग में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। राजकीय प्रतिवेदन सरकार की दृष्टि से तैयार किए जाते हैं जो पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं होते हैं, अतः इन्हें सावधानी पूर्वक पढ़ा जाना चाहिए। इनका प्रयोग करने से पहले समाचार पत्रों, गैर राजकीय वृतांतों, वैधानिक अभिलेखों एवं मौखिक स्रोतों से संकलित साक्ष्य के साथ इनका मिलान करके इनकी विश्वसनीयता की जांच की जानी आवश्यक है। अगला प्रश्न, जोतदार जमींदारों का विरोध क्यों व कैसे करते थे? इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। जोतदार गांव में अपना प्रभाव एवं नियंत्रण बढ़ाने के लिए जमींदारों का विरोध करते थे। जोतदार जमींदारों द्वारा गांव की जमा लगान को बढ़ाने के प्रयत्नों का विरोध करते थे तथा जमींदारों के अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोकते थे व उन पर निर्भर किसानों को अपने पक्ष में एकजुट रखते थे। 16वां प्रश्न, लखनऊ समझौते के बारे में संक्षेप में बताइए। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था, जो दोनों दलों के मध्य आपसी तालमेल को दर्शाता था। इस समझौते के तहत कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन क्षेत्रों को स्वीकारा तथा इस समझौते ने कांग्रेस के मध्य मार्गीय उग्रपंथियों एवं मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया था। खंड स, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों की उत्तर शब्द सीमा लगभग 100 शब्द होती है। प्रश्न नंबर 17 से लेकर के 20 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं और इस प्रकार के प्रश्न 3 अंक के होते हैं। प्रश्न नंबर 17, मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कैसे बना? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक उत्तर तथा मध्य भारतीय क्षेत्र में 16 महाजनपदों का उद्भव हो चुका था, जिनमें मगध सबसे शक्तिशाली था। मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनने के प्रमुख कारणों का विवरण इस प्रकार है। पहला, मगध 3 ओर से सुरक्षित पहाड़ियों से घिरा हुआ था। दूसरा, मगध के मध्य जीवनदायिनी गंगा तथा सोन नदी बहती थी। तीसरा, मगध की सीमाओं में प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा विशेषकर लोहे की खानें थी। चौथा, मगध महाजनपद को शक्तिशाली तथा महत्वाकांक्षी राजाओं की प्राप्ति हुई। पांचवा, मगध शासकों ने अपनी कूटनीति तथा वैवाहिक संबंधों से मगध को शक्तिशाली बनाया। इस प्रकार मगध महाजनपद को एक नहीं अपितु अनेक लाभदायक स्थितियां प्राप्त थी, जिसके कारण मगध महाजनपद की ही शक्तिशाली महाजनपद बन सका था। 18वां प्रश्न, कर्नाटक की वीरशैव परंपरा पर एक टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। कर्नाटक की वीरशैव परंपरा। 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में एक नवीन शैव आंदोलन आरंभ हुआ, जिसे वीरशैव परंपरा अथवा लिंगायत मत भी कहा जाता है। इस आंदोलन का नेतृत्व कलाचुरी राजा के एक मंत्री बासवन्ना 1106 से 68 ईस्वी द्वारा किया गया था। इनके अनुयायियों को वीरशैव अर्थात शिव के वीर तथा लिंगायत अर्थात लिंग धारण करने वाले कहा गया। वीरशैव मत उस समय अत्यधिक लोकप्रिय हुआ, जिसकी प्रमुख शिक्षाओं का विवरण निम्नलिखित है। पहला, लिंगायत शिव को आराध्य मानकर उनकी पूजा लिंग प्रतिरूप में करते थे। दूसरा, लिंगायतों का मानना था कि मरणोपरांत भक्त शिव में लीन हो जाते हैं तथा पुनः संसार में जन्म नहीं लेते। तीसरा, वे पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते थे। चौथा, इस मत के समर्थक पुरुष वाम स्कंद पर चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते हैं, जिसे श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। पांचवा, ये ब्राह्मणवाद के विरोधी थे। छठा, इस मत को समाज के गौण निम्न वर्गों का पूर्ण समर्थन मिला। सातवां, ब्राह्मण समाज ने जिन आचारों जैसे वयस्क विवाह व विधवा पुनर्विवाह को ठुकरा दिया था, इन्हें लिंगायतों ने स्वीकार किया। आठवां, वीरशैव परंपरा की व्युत्पत्ति इस आंदोलन में शामिल स्त्री पुरुषों द्वारा कन्नड़ भाषा में रचे गए वचनों से हुई।
19वां प्रश्न, 1857 की क्रांति के दौरान राजनीतिक असंतोष के क्या कारण थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। 1857 ईस्वी के क्रांति के दौरान राजनीतिक असंतोष के निम्नलिखित कारण थे। पहला, मुगल बादशाह का अपमान। अंग्रेजों के भारत आगमन के पश्चात मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर था तथा अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह का शासन केवल लाल किले तक ही सीमित था। अंग्रेज उन्हें लाल किले से हटाकर अपना कब्जा करना चाहते थे। दूसरा, नाना साहब व रानी से अनुचित व्यवहार। लॉर्ड डलहौजी ने दत्तक प्रथा पर रोक लगाकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को शासक मानने से इनकार कर दिया तथा झांसी को हड़पने की नीति अपनाई, जिससे झांसी की रानी अंग्रेजों के विरुद्ध हो गई। दूसरी ओर नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। अंग्रेजों ने उनकी पेंशन बंद कर दी। तीसरा, अवध का अनुचित विलय। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर उन्हें हटा दिया तथा 1856 ईस्वी में अवध का अंग्रेजी राज्यों में विलय कर लिया। इस कारण नवाब के उत्तराधिकारियों एवं वहां की जनता ने विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया। चौथा, डलहौजी की हड़प नीति। डलहौजी ने अपने साम्राज्यवादी हड़प नीति के तहत अनेक रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, जिसके फलस्वरूप उन रियासतों के शासक अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। 20वां प्रश्न, लॉर्ड वेलेजली की नगर योजना के विषय में आप क्या जानते हैं? इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। लॉर्ड वेलेजली 1798 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल बना, जो अपनी सहायक संधि के लिए प्रसिद्ध तो है ही, साथ ही अपनी नगर योजना के लिए भी जाना जाता है। वेलेजली ने कलकत्ता में अपने लिए एक गवर्नमेंट हाउस नाम का एक शानदार महल बनवाया था, जो अंग्रेजी सत्ता का प्रतीक था। लॉर्ड वेलेजली कलकत्ता में आ जाने के पश्चात यहाँ की भीड़भाड़, अत्यधिक हरियाली, गंदे तालाब तथा सड़ान से परेशान हो गया। वेलेजली को इन सब तत्वों से चीड़ थी तथा अंग्रेजों का यह भी विचार था कि भारत की उष्णकटिबंधीय जलवायु बीमारियों तथा महामारियों के लिए अधिक अनुकूल है। अतः वेलेजली ने शहर को अधिक स्वास्थ्यपरक बनाने के लिए अधिक खुले स्थान की रखने का निर्णय लिया। 1803 ईस्वी में वेलेजली ने नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश जारी किया तथा इस विषय में अनेक समितियों का गठन किया, जिसके उपरांत जन स्वास्थ्य एक ऐसा महत्वपूर्ण तत्व बन गया जो शहरों की सफाई और नगर नियोजन परियोजना का अनिवार्य अंग हो गया। अतः यह कहा जा सकता है कि वेलेजली अपनी सहायक संधि के कारण जितना कुख्यात है, उससे अधिक विख्यात वह स्वास्थ्यपरक नगर नियोजन के लिए है। खंड द, निबंधात्मक प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों की उत्तर शब्द सीमा लगभग 250 शब्द होती है। प्रश्न नंबर 21वां व 22वां निबंधात्मक प्रश्न है। ये प्रश्न 4 अंक का होता है और इन प्रश्नों की विशेषता ये होती है कि इनमें चॉइस होती है। चॉइस से तात्पर्य है 2 में से किसी एक प्रश्न को अपनों को करना पड़ता है। प्रश्न नंबर 21वां, इसमें पहली चॉइस है हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के धार्मिक विश्वासों एवं रीति रिवाजों की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। इसमें से दूसरी चॉइस है, क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। हम यहाँ पर पहला प्रश्न करेंगे, ऊपर वाला। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के धार्मिक विश्वासों एवं रीति रिवाजों की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार है। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निश्चित रूप से यह कहना कठिन है कि हड़प्पा के लोगों का धर्म क्या था। कारण यह है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के उत्खनन में कोई मंदिर या सुस्पष्ट धार्मिक सामग्री प्राप्त नहीं हुई है। खंडहरों के अवशेष से प्राप्त होने वाली मोहरों, ठप्पों और छोटी छोटी मूर्तियों की सहायता से पुरातत्वविदों ने धार्मिक स्थिति तथा धार्मिक जीवन के बारे में अनुमान स्थापित किए हैं। इसके आधार पर हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के धार्मिक विश्वासों एवं रीति रिवाजों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, मातृशक्ति की पूजा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी या मातृशक्ति की पूजा करते थे।
हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो आदि स्थानों से मिट्टी से निर्मित नारी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इस देवी का उनके धार्मिक जीवन का पर गहरा प्रभाव था, क्योंकि यह देवी शक्ति या ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक थी। एक मुहर में स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की मान्यता के अनुसार मातृशक्ति सभी की उत्पत्ति का स्रोत थी। जॉन मार्शल ने इस देवी का नाम महादेवी रखा है। दूसरा, शिव की पूजा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एक देवता की पूजा करते थे, जिसे आद्य शिव की संज्ञा दी गई है। एक मुहर पर 3 सिरों एवं 3 सींगों वाले एक योगी की आकृति बनी हुई है, जिसके सिर पर सींगों वाली टोपी है। उसके चारों ओर एक हाथी, व्याघ्र, भैंसा तथा गेंडा खड़े हुए हैं तथा आसन के नीचे हिरण का एक प्रतिरूप अंकित है। आद्य शिव का अर्थ है हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक प्रारंभिक रूप। जॉन मार्शल के अनुसार यह मूर्ति भगवान शिव की है। शिव को महायोगी तथा पशुपतिनाथ भी कहा जाता है, जिससे प्रतीत होता है कि हड़प्पावासी शिव की पूजा करते थे। तीसरा, लिंग पूजा। शिवलिंग के रूप में शिव की पूजा आज भी भारत में प्रचलित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पत्थर, फयांस, सीप आदि से बने छोटे बड़े आकार के शिवलिंग प्राप्त हुए हैं। पुरातत्वविदों का अनुमान है कि शिव का प्रतीक होने के कारण ये पूज्य माने जाते थे। कुछ पुरातत्वविदों ने यह मान्यता भी दी है कि हड़प्पा शिवलिंग की पूजा प्रचलित नहीं थी। चौथा, पशु पूजा। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग बैल, शेर, बकरी, गेंडा, मगरमच्छ और सांपों की पूजा करते थे। हड़प्पा से प्राप्त मुहरों पर बैल, भैंस, हाथी, गेंडा आदि के चित्र प्राप्त हुए थे। कुछ ऐसे काल्पनिक देवताओं की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं, जिनके शरीर का ऊपरी भाग मनुष्य जैसा है और पूंछ व खुर बैल जैसे हैं। पांचवा, वृक्षों की उपासना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों की पूजा भी करते थे। मुहरों पर पीपल के वृक्षों के चित्र प्राप्त हुए हैं। वे पीपल के वृक्ष को सबसे पवित्र मानते थे। पीपल के अतिरिक्त तुलसी व नीम के पेड़ों को भी हड़प्पावासी पवित्र मानते थे। एक मुहर में देवता को वृक्षों से घिरा दिखाया गया है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों में देवताओं का वास मान करके इनकी पूजा करते थे। छठा, प्रकृति पूजा। कुछ मुहरों पर स्वस्तिक और चक्र की आकृतियां हैं, जिससे सूर्य देवता की उपासना का अनुमान होता है। कालीबंगा, लोथल, बनावली के उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। अग्नि वेदिकाओं में राख के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जिससे यज्ञ संबंधी अनुष्ठान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। शुभ अवसरों तथा विशेष पर्वों पर जल पूजा के साक्ष्य मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार से प्राप्त होते हैं। 22वां प्रश्न, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस तरह बदल डाला, अथवा नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया, वर्णन कीजिए। हम यहाँ पर महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस तरह बदल डाला, इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसका उत्तर इस प्रकार है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में व्यापक जन आंदोलन किए। उन्होंने मानवतावाद, समानता आदि के लिए प्रयास किए तथा रंग भेद, जाति भेद के विरुद्ध सत्याग्रह किया तथा विश्व स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त की। जब गांधी जी 1915 ईस्वी में भारत लौटे तो उस समय कांग्रेस पार्टी वास्तव में मध्यम वर्गीय शिक्षित लोगों की पार्टी थी और उसका प्रभाव कुछ ही शहरों व कस्बों तक सीमित था। गांधी जी ने कांग्रेस का जनाधार बढ़ाया और जन आंदोलन आरंभ किए, जिससे भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की तस्वीर ही बदल गई। इसे हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला, राष्ट्रीय आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में मात्र व्यवसायियों तथा बुद्धिजीवियों का ही आंदोलन नहीं रह गया था। दूसरा, गांधी जी के आगमन से स्वतंत्रता आंदोलन समाज के सभी वर्गों का आंदोलन बन गया। तीसरा, गांधी जी की वेशभूषा बिल्कुल साधारण थी, इसलिए सामान्य जन गांधी जी के अत्यधिक समीप आए। चौथा, गांधी जी स्वयं को चरखा चलाते ही थे और जन सामान्य को भी चरखा चलाने के लिए प्रेरित करते थे। इससे जन सामान्य में श्रम की महत्ता स्थापित हुई। पांचवा,
गांधी जी जो बोलते थे वह स्वयं पर लागू भी करते थे, अतः व्यक्ति उन्हें अपना आदर्श मानने लगे। छठा, गांधी जी के आंदोलन अहिंसात्मक थे, जिस कारण उनमें अधिक से अधिक जनभागीदारी होती गई। सातवां, महात्मा गांधी के चमत्कारों के विषय में फैली अफवाहों ने उनकी लोकप्रियता को जन जन तक पहुंचा दिया। आठवां, महात्मा गांधी ने किसानों तथा निर्धन व्यक्तियों के कष्टों को दूर करने का सदैव प्रयास किया। नौवां, गांधी जी ने अपने भाषण जन सामान्य की भाषा में दिए, जिससे अधिक व्यक्तियों तक उनका संदेश पहुंचा। 10वां, उनके नेतृत्व में देश के विभिन्न भागों में कांग्रेस की अनेक शाखाएं खुली। 11वां, विभिन्न रियासतों में भी राष्ट्रवादी सिद्धांतों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रजामंडलों की स्थापना की गई। 12वां, गांधी जी ने सदैव अपने प्रयासों में हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। 13वां, गांधी जी ने इस बात पर बल दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संगठित समाज का होना आवश्यक है। 14वां, गांधी जी के आंदोलनों में अत्यधिक जन सहभागिता होती थी, जिसको रोक पाना अंग्रेजों के लिए अत्यधिक कठिन था। इस कारण उन्हें जनता के समक्ष झुकना पड़ता था। 15वां, गांधी जी नारी सशक्तिकरण के समर्थक थे तथा स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं करते थे। उन्होंने नारियों को राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित होने, चरखा कातने, खादी का प्रचार प्रसार करने एवं शराब का विरोध करने को प्रेरित किया। 16वां, गांधी जी ने अपने पत्र हरिजन के माध्यम से अस्पृश्यता का विरोध किया। 17वां, जब देश में धार्मिक घृणा एवं उन्माद फैला तो उन्होंने कई बार आमरण अनशन किया तथा दंगाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर शांति स्थापित की। इस प्रकार महात्मा गांधी ने अपनी गतिविधियों व क्रियाकलापों के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप बदल दिया। 12वीं इतिहास के पेपर का अंतिम भाग खंड यह है। यह सबसे महत्वपूर्ण व परसेंटेज बढ़ाने वाला प्रश्न है। यह प्रश्न भी चॉइस वाला होता है। प्रश्न नंबर 23, भारत रेखा मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थानों को अंकित कीजिए। पहला इंद्रप्रस्थ, दूसरा खेड़ा, तीसरा अलीगढ़, चौथा कांचीपुरम, पांचवा पटना। अब हम भारत के मानचित्र में इन्हें इंद्राज करेंगे। इंद्रप्रस्थ यह दिल्ली में स्थित है। खेड़ा यह गुजरात में है। अलीगढ़ यह उत्तर प्रदेश राज्य में है। कांचीपुरम यह दक्षिण भारत के तमिलनाडु में स्थित है। पटना यह बिहार की राजधानी है। अगर आपको इन 5 स्थानों की स्थिति नहीं पता हो तो हम अथवा में दिए गए प्रश्न को भी कर सकते हैं। अथवा वाला प्रश्न नंबर 23वां, भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थानों को अंकित कीजिए। पहला चौरी चौरा, दूसरा अलवर, तीसरा अमरावती, चौथा बीजापुर और पांचवा मैसूर। भारत के रेखा मानचित्र में इनकी स्थिति इस प्रकार है। चौरी चौरा यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अलवर यह राजस्थान के पूर्वी भाग में है। अमरावती यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। बीजापुर यह कर्नाटक में स्थित है और मैसूर यह दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। सभी स्टूडेंट्स इस प्रश्न को अनिवार्य रूप से करें। इस प्रश्न से आपके अंकों में बढ़ोतरी होगी। इस वीडियो में हमने 12वीं इतिहास का मॉडल पेपर सॉल्व किया है। बोर्ड परीक्षा में किस तरह से पेपर आएगा, वो उसको किस प्रकार से हल करना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में दे रखी है। बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार के पैटर्न वाला पेपर आएगा। आप इन्हें ध्यानपूर्वक देखकर व सुनकर याद करें, वो पेपर की प्रैक्टिस लिख कर करें। इस वीडियो का PDF मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप माय सक्सेस गुरु ओनली जीके में दे रखा है। आप वहां से इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पूर्व भी मैंने 12वीं इतिहास से संबंधित कई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें व लाइक करें। आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले प्रैक्टिस सेट में हम फिर मिलेंगे। मेरा यह वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद, आभार, साधुवाद। आपने मेरा वीडियो पूरा देखा, इसके लिए पुनश्च धन्यवाद, आभार, साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Thank you very much. See you again.